तो आप देख रहे हैं देवभूमि, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक और मरीज में कोरोना की पुष्टि देहरादून में हुई। उधम सिंह नगर में एक मरीज के अंदर कोरोना की पुष्टि हुई है। अब तक कोरोना उत्तराखंड में 55 लोगों में संक्रमण हुआ है। बुधवार को एक्टिव केस की संख्या 19 है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में एक मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई। 55 लोगों में संक्रमण अब तक हो चुका है। उत्तराखंड के अंदर तेजी से आंकड़ा बढ़ा। एक और मरीज सामने आया है। उधम सिंह नगर का यह मरीज है जिसमें कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक और मरीज में कोरोना की पुष्टि होने से अब जो मामले सामने आए हैं उसमें एक्टिव केसेस की बात करें तो ये 19 एक्टिव केसेस अभी भी हैं जो अस्पतालों में इलाज करा रही हैं। अब तक उत्तराखंड में 55 लोगों में संक्रमण देखा गया है। तो बुधवार को एक्टिव केस की संख्या 19 हो गई है। रेजिडेंट आइटा फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, उधम सिंह नगर में एक मरीज को कोरोना की पुष्टि हुई है, क्या जानकारी है इस मरीज के बारे में? देखिए तुषार, ये ड्राइवर है और ड्राइविंग का काम करते। पिछले दिनों भी का आना जाना लगा रहा और अभी जब 2 दिन पहले तबीयत खराब हुई तब चेकअप किया गया और पॉजिटिव पाया गया है। तो लिहाजा हिस्ट्री भी स्टेट से बाहर आने जाने की है। कुछ दिन पहले लॉकडाउन के दौरान भी बताया गया कि ये चूंकि एसेंशियल सर्विस से जुड़े हैं तो इनका दूसरी जगह पर जाना पाया गया है। तो लिहाजा इसको लेकर के अब जहाँ जहाँ ये गए, जहाँ से संपर्क में रहे, उन तमाम जगहों को चिन्हित करते हुए उस पर कार्रवाई कल ही शुरू कर दी थी देर शाम को ही। और आज उन तमाम लोगों को क्वारंटीन करने की कार्रवाई अब चल रही है। इस समय आज दिन भर, क्योंकि जहाँ जहाँ गए वहाँ सर्कुलर भेज दिया गया है प्रशासन की तरफ से और इनके पूरे परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया है। इनका जो पूरी जो कॉलोनी है, जिस जगह बस्ती में रहते हैं, वो पूरी गली एक तरीके से सील कर दी गई है। आज 55 संख्या लगभग हो गई है। लेकिन अभी तक देखा जाए इस मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री, कहाँ से इसको कोरोना का संक्रमण आया होगा और किस किस के संपर्क में रहा, ये सारी चीजें ट्रेस हो गई हैं क्या? देखिए, जो लोकल स्तर पे हैं वो ट्रेस आउट हैं, लेकिन बाहर कहाँ कहाँ किनके संपर्क में रहे हैं वो जो उनसे पूछताछ हुई है आधार पर वो सब चीजें उनको किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि इनका दूसरे जिलों में भी संपर्क रहा है, तो इस दौरान तो वहाँ सभी जगह उनको चिन्हित करने का काम चल रहा है और सभी जो आपस में जिले हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के बाहर भी उन सभी जिलों को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और जहाँ जहाँ इनके संपर्क रहे उन सबको क्वारंटीन किया जाएगा। उसको लेकर कार्रवाई चल रही है, अभी गतिमान है आज जी। चलिए फहीम, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो देहरादून से यह खबर है कि दूसरे राज्यों में रह रहे लोगों को लाने की तैयारी की जा रही है। जो उत्तराखंड लौटना वापस चाहते हैं उन्हें वापस लाएगी सरकार। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक सीएम ने जारी कर दिए हैं निर्देश। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव को तैयारी करने को कहा है। यूपी, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से लोग वापस आएंगे। तो उत्तराखंड सरकार ये कोशिश करेगी और वापस लेकर आएगी। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद सीएम अब तैयारी कर रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव को तैयारी करने को कहा है। फिलहाल यूपी, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से लोग वापस आएंगे और उनको वापस लेके जाएंगे। फिलहाल देहरादून से यह खबर है कि दूसरे राज्यों में रह रहे लोगों को लाने की तैयारी की जा रही है। जो उत्तराखंड लौटना चाहते हैं उन्हें वापस लेकर आएगी सरकार। उनकी पूरी टेस्टिंग, उनको क्वारंटाइन सब कुछ किया जाएगा और उसके बाद उनको वापस लेके जाएंगे। फिलहाल गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के बाद सीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। फहीम तना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, किस तरीके का प्लान और कब तक ये प्लान सामने आएगा? फहीम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? फहीम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क हमारा टूट गया। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक एक प्लान बनकर तैयार होगा। उस प्लान के मुताबिक ये कि दूसरे राज्यों के अंदर उत्तराखंड के जो लोग हैं जो वापस अपने गृह जनपद आना चाहते हैं, अपने घर वापस आना चाहते हैं, उनको वापस लाने की सरकार कोशिश करेगी। उनको अपने व्हीकल से तमाम एहतियात के साथ वापस लेकर आएगी। उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगी। तो ऐसे में उत्तराखंड जो लोग लौटना चाहते हैं उनके लिए जरूर सरकार की तरफ से एक राहत की बात होगी कि सरकार प्लान बनाकर उनको वापस अपने घर पहुंचाएगी। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव को तैयारी करने के लिए कहा। यूपी, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से लोग वापस आएंगे। तो दूसरे राज्यों में काम करने वाले श्रमिक, मजदूरों, कामगारों को वापस लाएंगे उत्तराखंड। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव को तैयारी करने के लिए कहा है। इसके लिए क्वारंटाइन सेंटर, इसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स, इसके लिए तमाम मेडिकल स्टाफ लगेगा, जिसकी तैयारी पहले से करनी होगी। और यही वजह है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तमाम तैयारी को पूरी करने के लिए कहा गया है।
एक बार फिर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर फहीम तैनात जुड़ गए हैं। फहीम, क्या तैयारी सरकार की चल रही है और कब तक ये ग्राउंड पर दिखाई देगी? देखिए, तुषार, इसको ग्राउंड पर उतारने के लिए तेजी से काम शुरू हुआ है मुख्यमंत्री के निर्देश के साथ ही। और चूंकि बड़ी तादाद है, अगर हम बात करें कि 1 लाख से ऊपर की तादाद है, लेकिन वो सब नहीं आएंगे। लेकिन आने वालों की भी तादाद एक बड़ी तादाद है जो संपर्क कर रहे हैं। वो सभी राज्यों में है, देश के ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में है, साउथ के राज्यों में भी है, उधर महाराष्ट्र, मुंबई में भी बहुत लोग हैं। तो इस तरीके से तमाम लोग संपर्क कर रहे हैं और उन संपर्क को ध्यान में रखते हुए ही अब सरकार ने तैयारी को कहा है। तो उनकी सबकी लिस्ट बनाई जा रही है, जो जो संपर्क किए गए हैं। क्योंकि कई जगह तुषार ऐसा हुआ है कि जिस राज्य में, जिले में वो व्यक्ति हैं, उन्होंने आवेदन किया हुआ है पास के लिए। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई मुंबई में है, तो जी। संबंधित जिले में उत्तराखंड आने के लिए उसने पास अप्लाई किया हुआ है। तो वो उन राज्यों से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव ने सभी जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं इस कोरोना से संबंधित अलग अलग जिम्मेदारियों को, और खासकर पासेस को लेकर के, तो उन सबकी मीटिंग ली है और उनको सबको निर्देशित किया है कि जितने भी आवेदन है उन सबको एक कंप्लेन करते हुए और उस पर आगे काम किया जाए, उन राज्यों से कोऑर्डिनेट करके, ताकि जब लाया जाएगा तो वो सबको एक लिस्टेड करते हुए उसी तरीके से बसेस में ये जो व्यवस्थाएं की जाएंगी, तो सब व्यवस्थागत तरीके से, क्योंकि उनकी सुरक्षा के नजरिए से उनके चेकअप भी होने हैं, जांच वहां भी होनी है, यहाँ ला करके भी होनी है, फिर उनको क्वारंटीन भी किया जाना। तो तमाम पहलुओं पर रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है और राज्यों से कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया गया है। जी तुषार। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ऋषिकेश में महिला में कोरोना की पुष्टि का मामला सामने आया। महिला के इलाज करने वाले डॉक्टर्स का भी टेस्ट हुआ है। 3 डॉक्टर और 3 नर्स पूल टेस्टिंग में रिजल्ट में पॉजिटिव पाए गए। बरेली के श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में की गई पूल टेस्टिंग। लालकुआं में महिला का इलाज किया गया था। इलाज के बाद महिला को ऋषिकेश भेजा गया था और यहां पर 3 डॉक्टर और 3 नर्स भी पूल टेस्टिंग में रिजल्ट पॉजिटिव आया है। श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज के अंदर बरेली के अंदर ये पूल टेस्ट किया गया था, जिसके बाद यहां पर ये रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। फिलहाल लालकुआं में महिला का इलाज किया गया था और ये सब पॉजिटिव जिन डॉक्टर्स ने इलाज किया, जिन नर्सेज ने यहां पर ट्रीटमेंट के दौरान इनको ट्रीट किया है, वो सभी भी पॉजिटिव आए हैं। तो आपको बता दें कि 3 डॉक्टर और 3 नर्सेज का जो पूल टेस्ट किया गया, वो पूल टेस्ट श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज बरेली के अंदर पॉजिटिव आया है। तो बरेली के अंदर ये पूल टेस्ट किया गया था। फिलहाल आपको बता दें कि महिला को कोरोना की पुष्टि के बाद ये टेस्टिंग की गई थी। लालकुआं में महिला का इलाज किया गया था। तो वहीं ऋषिकेश से खबर की एम्स में उपचाराधीन लालकुआं निवासी महिला के कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने के बाद से ही लालकुआं में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है और पूरे सुभाष नगर वार्ड नंबर 5 में मॉनिटरिंग की जा रही है। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ पूरे वार्ड में जनता से अभियान चलाते हुए 50 से ज्यादा घरों में जाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। पूरे मामले में प्रभारी चिकित्सक अधिकारी हरीश पांडे ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से यहां 50 से ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अलावा कोरोना वायरस पॉजिटिव महिला के पति और परिवार के अन्य सदस्यों को होम क्वारंटाइन किया गया। चप्पे चप्पे पर स्वास्थ्य विभाग की नजर है और स्वास्थ्य महकमा सभी लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और घरों में रहने की अपील भी कर रहा है। से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन, सारे विभाग हमारे पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और किसी को भी कोई घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे कोई केस भी नहीं है और एहतियातन हम पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो लॉकडाउन के उल्लंघन पर पुलिस की कार्रवाई देखी जा रही है। बुधवार को 59 लोगों पर केस दर्ज हुए, 455 लोग गिरफ्तार किए गए। प्रदेश में अभी तक कुल 2328 लोगों पर दर्ज हुआ है केस। 11,250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लॉकडाउन के उल्लंघन पर 27,324 वाहनों के चालान भी कटे हैं। तो प्रदेश में अभी तक कुल 2,328 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया। 11,250 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ये भी आपको बता दें कि लॉकडाउन के उल्लंघन पर 27,324 वाहनों के चालान कटे हैं। लॉकडाउन के उल्लंघन पर पुलिस की कार्रवाई सामने आई है देहरादून के अंदर। तो साथ ही आपको बता दें कि बुधवार को 59 लोगों पर केस दर्ज हुआ, 455 लोग गिरफ्तार हुए हैं। प्रदेश में अभी तक कुल 2,328 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। 11,250 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
तो लॉकडाउन के उल्लंघन पर 27,324 वाहनों के चालान भी कटे हैं। तो वहीं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिला सभागार में कोरोना महामारी संक्रमण के बचाव कार्यों के संबंध में जिले के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों पर संतुष्टि व्यक्त की है और कहा कि जिसके कारण सीमांत जिला चमोली ग्रीन जोन में है। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों में लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी और कहा कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम को कारगर बनाने में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और सफाई कर्मचारियों की अहम भूमिका निभा रहा है। साथ ही जनता भी इस कोरोना को हराने के जंग में बराबर के हिस्सेदार है। 99 और कोरोना महामारी को लेकर के जिस तरह पूरा देश नहीं तो दुनिया भी जल रही है, इतना जरूर है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने समय रहते हुए तत्काल जिस तरह लॉकडाउन का डिसीजन लिया, समय समय पर घंटा घड़ियाल दीप प्रज्वलन ऐसे कार्यक्रम किए, उससे जनता जागरूक हुई है और सभी दलों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के सहयोग किया और जनता ने उस अपील का पूर्णतः पालन किया है। उसके कारण आज हम लोग काफ़ी कुछ भारत बचा हुआ है। इतना बड़ा आबादी का देश और जहाँ 30 करोड़ 25 करोड़ ऐसी एक संख्या वाला देश, वहाँ हजारों की संख्या में लोग आहत हुए हैं, लेकिन भारत अभी बहुत कुछ, मैंने कहा कि जिस तरह बचा तो प्रधानमंत्री जी के कारण इस सारा समय पे कोविड। तो वही खबर में आगे बढ़ते हैं। एक और इस समय पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और इस भयानक महामारी को रोकने के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे में इस महामारी में लगे पीआरडी के जवान दिसंबर महीने से अपना वेतन ना मिलने के कारण बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हैं। ये पीआरडी के जवान लचर व्यवस्था के कारण लाचार हैं। तहसील प्रशासन की लापरवाही के कारण ये पीआरडी के जवान, जो कि कोरोना महामारी के बीच भी ड्यूटी में तैनात हैं और अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन तहसील प्रशासन की लापरवाही के कारण इन जवानों को दिसंबर से अभी तक कोई भी वेतन नहीं मिल पाया। वेतन न मिलने की वजह से इनको अपने परिवार के पोषण में भी अब दिक्कत होने लगी है। जब मामला हमारे संज्ञान में आया तो हमने पूरे मामले से उप जिलाधिकारी अंशुल सिंह को अवगत कराया है। उप जिलाधिकारी ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई और अधिकारियों को साफ साफ निर्देशित करते हुए कहा गया कि आगे से ऐसे किसी के भी कर्मचारी के वेतन को नहीं रोकना है। प्रॉब्लम में आ गया था, मार्च में बजट सरेंडर हो गया था और अप्रैल में बिकॉज कोरोना वायरस का आप देख रहे हैं क्या संक्रमण फैला है, तो जो शासन के लेवल के ऑफिस हैं वहाँ भी लोग कम बैठ रहे थे। फिलहाल हमने मौखिक तरीके से फ़ोन पे बात कर ली है, यहाँ से हम इशू पुटअप कर रहे हैं उनके पास और जल्दी से इनकी जितनी भी सैलरी पेंडिंग है उसको निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर रिन्यूअल की जो दिक्कतें आ रही थी उसके लिए एक आदेश पारित हो रखा था। प्रॉब्लम ये थी कि वो पटवारी और कानूनगो को हमने प्रतिलिपि नहीं भेजी थी। अब की बार हम एक और आदेश निकालते रहे, उनको पटवारी कानूनगो की प्रतिलिपि दे देंगे कि जो जहाँ है वहीं बना रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया। हैकर्स ने मंत्री रेखा आर्य के नाम से भेजे आपत्तिजनक मैसेज। मंत्री रेखा आर्य ने डीआईजी से लिखित में शिकायत की मामले की है। आपको बता दें, हैकर्स को गिरफ्तार करके कार्रवाई करने और अकाउंट ठीक करने को पत्र लिखा गया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा पहले भी उनके इंस्टाग्राम से छेड़छाड़ हो चुकी है। तो मंत्री रेखा आर्य के फेसबुक अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की गई। इससे पहले उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी छेड़ा गया था। फिलहाल उन्होंने उनके अकाउंट को हैक करके उनके अकाउंट से कई आपत्तिजनक मैसेज किए गए। इसके बाद रेखा आर्य ने शिकायत दर्ज कराई है और अपने अकाउंट के हैक होने की बात कही है। तो हैकर्स को गिरफ्तार करने की बात कही है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा पहले भी उनके इंस्टाग्राम से छेड़छाड़ हो चुकी है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल मंत्री हैं रेखा आर्य, महिला कल्याण मंत्री। हमारे साथ महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य जी जुड़ गई हैं। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। रेखा जी, इससे पहले जैसे आपने कहा कि इंस्टाग्राम के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी और इस बार अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट हैक किया गया है, किस तरह से आपको ये जानकारी लगी? कल रात 11:30 या 12:30 के करीब मेरे पास में कॉल आते हैं कि मैडम आप के अकाउंट से हमें कॉल आ रही है
और इस तरीके का कोई गलत मैसेजेस कर रहा है। तो फिर मैंने जब अपना फोन चेक करा तो मेरे द्वारा कोई कॉल की नहीं गई थी। तो जी। यहाँ पर ये संकेत बन गए थे कि कहीं ना कहीं उसका फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका जी। है और उस व्यक्ति ने एक नहीं कई लोगों को फेसबुक अकाउंट से कॉल करके जो है अवैध थी। तो मैंने सुबह होते ही एसएसपी देहरादून को इसके लिए कंप्लेंट फाइल कर दी जी। है और अब मुझे लगता है कि तो बहुत ज्यादा जो कोई भी इसके पीछे व्यक्ति है जिसने उसे हैक किया और उसका मिसयूज किया है वो पकड़ा जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अभी तक कोई जानकारी लग पाई है पुलिस टीम के जरिए, सर्विलांस टीम के जरिए कि किस तरह कहां से इसको हैक किया गया था? नहीं, अभी तक तो क्योंकि मैंने अभी जानकारी दी तो अभी तक तो कोई जानकारी नहीं लगी है। मैं समझती हूँ पुलिस इसमें लगी हुई है गंभीरता से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो मंत्री रेखा आर्य हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उनके अकाउंट को हैक किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कल रात की बात है जब उनके पास फोन आए कि आपके अकाउंट से हमें मैसेजेस गलत तरीके के किए जा रहे हैं, तब उनको ये जानकारी ली गई और इसकी जानकारी फिर सुबह उठकर उन्होंने एसएसपी देहरादून को दी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिर बदलेगा उत्तराखंड में मौसम का मिजाज। 3 मई से उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश में 1 और 2 मई को मौसम साफ रहेगा। 3 मई को मौसम बदलने का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। 5 मई को पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा पूरे राज्य पर। ज्यादातर हिस्सों में हवाएं, बारिश और मौसम विभाग ने यह संभावना जताई है कि 3 मई के बाद यानी कि 3, 4 और 5 इन 3 दिनों के अंदर मौसम बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर 5 मई को दिखाई देगा। इसी के साथ हवाएं चलेंगी तेज और बारिश भी रहेगी। तो 1 और 2 मई के दिन यानी कि कल और परसों मौसम साफ रहेगा, लेकिन 3 मई, 4 मई और 5 मई को देहरादून का, पूरे उत्तराखंड का मौसम बदलेगा। उत्तराखंड में 3 मई से मौसम बदलने लगेगा। 5 तारीख तक पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगेगा, जिसके साथ तेज हवाएं और बारिश साफ दिखाई देंगी। ऊंचे इलाकों में बताया जा रहा है कि बर्फबारी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़ गए हैं उत्तराखंड से। विक्रम जी, किस तरीके के पूर्वानुमान हैं मौसम को लेकर उत्तराखंड में? देखिए, 30 अप्रैल की बात करें जी तो पहाड़ों में या कुमाऊं रीजन जो हमारा है उसमें कहीं कहीं पर हल्की बारिश की या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वो संभावना है जरूर। बाकी जगह मौसम करीब साफ रहेगा। इसके साथ कल अगर बात करें तो कल करीब करीब मौसम पूरे प्रदेश में साफ रहेगा, लेकिन 2 तारीख से फिर से कुमाऊं रीजन में थोड़ी एक्टिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी और 3-4 में फिर ये और बढ़ेगी। 3-4 मई में बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कुछ जगहों हल्की मध्यम तक की एक्टिविटी रहेगी जी। लेकिन 5-6 में ये एक्टिविटी है ये खासकर ये और ज्यादा बढ़ेगी। तो 5 हफ्ते को मैं कहूंगा कि पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर आप ये देखेंगे कि हैवी रेंज की जो है जी वो 5 और 6 तारीख में वो मिल सकती है और उस समय सभी जगहों पे बारिश मिलेगी जी। तो 5-6 में ज्यादा एक्टिविटी है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में क्या बर्फबारी है? बर्फबारी तो देखिए अब नहीं होती है, जो टेम्परेचर से बढ़ गए हैं, बढ़ने शुरू हो गए हैं जी। तो ठीक है, 4.5-5 किलोमीटर की हाइट पे मिलता है तो वहां तो हमेशा ही थोड़ा बहुत बर्फबारी होती है जी। लेकिन 4 किलोमीटर से नीचे के जो एरियाज हैं उसमें नहीं मिलेगी अब। जी, कब तक ऐसा मौसम खराब रहेगा? क्योंकि 4-5 तारीख में जब बिगड़ना मौसम शुरू होगा, संभलेगा कब तक? जी 4-5 में ही है, 5 और 6 में है, जैसे मैंने बोला 5-6 में ज्यादा है जी। 3-4 में थोड़ा एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी और 7 तारीख से कम होना शुरू होगा। तो जो आप 7 तारीख के बाद देखेंगे उसके बाद 1 सप्ताह करीब मौसम ठीक रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए जी। पहाड़ों में खासकर जो गेहूं नहीं कटा है उसके लिए कटाई का समय वो ठीक होगा 7 तारीख के बाद। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर। अब खबर टिहरी जिले के नरेंद्र नगर से है, जहां पर लॉकडाउन में इंसान घरों में कैद है तो वहीं जानवर शिकार के लिए अब कॉलोनियों और मोहल्लों में आना शुरू हो चुके हैं। यह तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। रात के अंधेरे में गुलदार ने एक सोते हुए कुत्ते को अपना निवाला बनाया और झपट्टा मारकर कुत्ते को उठाकर ले गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यह तस्वीर के भयानक रुख की ओर भी लेकर जाती है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। गुलदार पीछे से आता है और उसके बाद कुत्ते पर झपट्टा कर उसे खींचकर ले जाता है। तो ये चंद सेकंडों में कुत्ते का शिकार की तस्वीर है। गुलदार ने यह शिकार किया, नरेंद्र नगर की तस्वीर है। सबसे इस तस्वीर के पीछे की जो एक बड़ा डर है वो ये है कि अब जंगलों से जो जानवर हैं वो शहरों की तरफ आने लगे हैं, कॉलोनियों में आने लगे हैं और यहां पर आकर अपना शिकार करने लगे हैं। तो आदमखोर गुलदार की यह तस्वीर जब नरेंद्र नगर की कॉलोनी में उसने कुत्ते का शिकार किया। तो सो रहे कुत्ते को उसने अपना निवाला बनाया। चंद सेकंडों में कुत्ते को अपना शिकार बनाकर वो खींच कर ले गया।
कि जहाँ पर जंगलों में पर्याप्त मात्रा में जंगली जानवर हैं वहाँ पर वगैरह तो वहाँ पर शहर की ओर नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं पर कोई स्थान ऐसा है जो शरारती तत्वों द्वारा जो है जंगली जानवरों का नुकसान किया गया है, तो वहाँ पर हो सकता है कि मतलब वो गुलदार जो है गांव की ओर आ रहा हो। लेकिन गांव वासियों को इसमें सबसे पहले ये है कि कुत्ते से जो है अपने को बचा के रखना है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ जो है कुत्ता भी साथ रह जाए, क्योंकि तब कुत्ते के चक्कर में ये ना हो मतलब बच्चों पर भी वो बाघ जो है हमला कर सकता है। तो इसलिए कुत्ते को जो है अलग स्थान पे जो है अलग कमरे में रखना खासकर आजकल सतर्क होने की जरूरत है। हाँ, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें कि गुलदार ने कुत्ते का शिकार किया। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही गुलदार की तस्वीर है जो शिकार करने के लिए कॉलोनी में आया था। नरेंद्र नगर की तस्वीर है। तो रात के अंधेरे में भूखे गुलदार ने अपना आतंक मचाया और नरेंद्र नगर के कुत्ते पर अपना इसने शिकार किया और उसे शिकार का झपट्टा मारकर ले जाता नजर आया। तो रात के अंधेरे में भूखे गुलदार ने नरेंद्र नगर में जमकर आतंक मचाया। तो आदमखोर के शिकंजे में ये कुत्ता था और आपको बता दें कि रात के अंधेरे में ही भूखे गुलदार का यह आतंक देखने को मिला नरेंद्र नगर में।